नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है 29 मई 2026 और आज की डेट में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिंट और विभिन्न न्यूज़ सोर्सेज में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को यहाँ पर डिटेल में देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथियों, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा एक 3F चैलेंज के बारे में बताया गया है। अब ये 3F चैलेंज क्या है, अभी डिटेल में इसको देखेंगे। हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वह संबंधित होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो जो दुर्गादी फॉरेस्ट, एक दुर्गादी फोर्ट है, वहाँ पर एक टेम्पल है, उससे संबंधित। और जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एक प्रकार की नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट है 2026, ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और इंडिया की पोजीशन क्या है और वर्ल्ड लेवल पे बाकी कंट्रीज की पोजीशन क्या है, इसको हम यहाँ पर थोड़ी देर में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईआर है उसके ऊपर अपना एक वर्डिक्ट दिया है, इसको भी हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो कुछ ऐसे पिंक लेक हमें नज़र आते हैं जो कि अपनी खूबसूरती के लिए और इसी के साथ टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड बड़े पैमाने पर नज़र आती है। इसके स्पेसिफिक और क्या क्या की फीचर है अभी डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, WTO को ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस क्या है, इसका इस्टेब्लिशमेंट और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। और लास्ट जो हमारा आर्टिकल है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर 26% GST लगाने का ऊपर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रही है वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास 3F का चैलेंज है। और 3F का चैलेंज यहाँ पर आप देख सकते हो, हेडिंग में ही लिखा हुआ है, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज। बेसिकली वर्ल्ड वाइड हमें इनकी जो शॉर्टेज है वह देखने को मिल रही है। इससे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी अपील की गई कि इस प्रकार से हम क्या करें, अलग अलग मेथड से जो फॉरेक्स रिजर्व है और इसी के साथ फर्टिलाइजर है, फ्यूल है, उनका कंजप्शन कम से कम करें ताकि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज, ये तीनों को ही इसके अंदर बैलेंस बनाने की यहाँ पर गवर्नमेंट बात कर रही है। आइए डिटेल में देखते हैं कि फ्यूल का चैलेंज हमारे सामने किस प्रकार से नजर आ रहा है। देखो, अगर इंडिया की बात करें तो ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्या है, क्रूड ऑयल कंजप्शन वाला देश हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने बोला थर्ड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल क्या है, इंडिया में ही यूज किया जा रहा है। और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो 90% जो क्रूड ऑयल है वो क्या है, हम बाहर देशों से मंगाते हैं। और स्पेसिफिकली जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ से हम क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और ये सारा का सारा जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम मंगवाते हैं, यानी उस रास्ते से मंगवाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडिया का लगभग 40% जो ऑयल इंपोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर गुजरता है। अब ऐसे में जब वेस्ट एशिया के अंदर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या है, ऑयल के जो दाम है वो वर्ल्ड लेवल पे बढ़ने लग गए और इसका दाम $100 प्रति बैरल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर $100 प्रति बैरल, ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक लेवल पे यानी भारत के ऊपर भी जो एक प्रकार से प्रेशर है वह बढ़ता जा रहा है फ्यूल प्राइस को लेकर।
इसकी वजह से जो पेट्रोल है, डीजल है, उनके कीमतों में वृद्धि हो रही है और इसी के साथ हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया, फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम पहले क्या थे, ये जो तेल अगर महंगा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, तेल के लिए अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और ज़्यादा पैसा देने से क्या होगा, इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो घाटे में जाएगा। इसी के साथ साथ इंडिया का जो हाउस होल्ड बजट है वो क्या है, डगमगाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ फर्टिलाइजर का यहाँ पर दूसरा चैलेंज है। ठीक है, पहला चैलेंज हमने देखा फ्यूल का चैलेंज, दूसरा चैलेंज है फर्टिलाइजर का। अब फर्टिलाइजर में बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया यूरिया को, डैप को यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट को, पोटास को, इन सभी को क्या है दूसरे देशों से मंगाता है। इसके कारण क्या है, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाशियम है, इसकी पूर्ति को किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली असेंशियल होते हैं जो हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बड़े पैमाने पर चाहिए। इसी के माध्यम से हम क्या है, यूरिया, डैप और पोटास और एलएनजी बेसिकली इन सभी चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं। और एलएनजी के माध्यम से ही जो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन है वो होता है। इस वजह से ये हमारे लिए प्रॉब्लम है वह बड़ी होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें गल्फ रीजन की, तो जैसे कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, ये सभी मेजर सप्लायर हैं क्रूड ऑयल के। और नॉर्मल सी बात है, अब यहाँ पर जो इनके प्राइस है वो बहुत बड़े पैमाने पर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो इंडिया ने एक तो क्या है, अपना जो इंपोर्ट है वो घटाना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा और भी वो मेजर ले रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया ने बायो स्टिमुलेंट जो इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिएंट है उन सभी का यूज करने लग गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या है, जो ये बायोफ्यूल है वो माइक्रोब के द्वारा बनाने लग गए हैं। इसी के साथ साथ ही सीवीड के माध्यम से और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सभी के माध्यम से हम क्या करने लग गए हैं, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका निर्माण करने लग गए हैं। जो हमारे पास पहले केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनका जो यूज़ है वो गवर्नमेंट कह रही है इसका जो यूज़ है वो हमें घटाना चाहिए और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, उसकी तरफ यहाँ पर जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर इमेज में देखेंगे तो बायो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या है, इन सभी के माध्यम से क्या है फर्टिलाइजर्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप यहाँ पर फंगी देख सकते हो, ईस्ट देख सकते हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, माइक्रोबियल बायोस्टिमुलेंट्स, फिर इसके बाद सीवीड्स, इन सभी के माध्यम से क्या है एक प्रकार से आप देखेंगे बायो फर्टिलाइजर यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है हमने। अब आते हैं तीसरे प्रॉब्लम की, और तीसरा प्रॉब्लम है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। बेसिकली क्या है, हर देश के पास जो पैसा होता है वो सीमित होता है। अब नॉर्मल सी बात है, अब जब दूसरे देशों से आप कोई चीज़ मंगा रहे हो और वो चीज़ महंगी हो गई तो इसके बदले में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और ज़्यादा पैसे देने का मतलब है कि भारत से पैसे का कम होना। तो यहीं पे वो बात कर रहा है इंडिया कि फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, जो बेसिकली हमारे पास है या पैसा है, वो क्या है लगातार कम हो रहा है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा एसेट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली क्या है एक प्रकार से मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अभी कुछ प्रश्न भी आपसे इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि फॉरेन कंट्री जो एसेट्स होते हैं और गोल्ड रिजर्व होते हैं और स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं और आईएमएफ रिजर्व ट्रांसपोजिशंस होता है, इन सभी को मैनेज करने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। ठीक है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स अभी गए हैं, ठीक है,
यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसके अंदर बेसिकली इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से जो रिजर्व बैंक के एक प्रकार से एसेट्स के रूप में आते हैं। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो फॉरेक्स रिजर्व है वो प्रेशर में क्यों है। तो मैंने आपको बताया कि जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता जा रहा है, गोल्ड के जो इंपोर्ट है लोग बड़े पैमाने पर करते हैं, जिसकी वजह से भारत का पैसा बाहर जाता है। कैपिटल आउटफ्लो यानी भारत के लोग दूसरे देशों में अगर पैसा खर्च करेंगे तो उसकी वजह से जाता है। और तीसरा चौथा कारण नजर आता है कि डॉलर का जो पोजीशन है वो मजबूत होना और इंडिया का जो रुपी है उसकी वैल्यू का घटना। इसी के साथ साथ इसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो रुपी का डेप्रिसिएशन हो सकता है, भारत के अंदर इन्फ्लेशन आ सकता है, फिजिकल प्रेशर आ सकता है और एक्सटर्नल सेक्टर का जो वल्नरेबिलिटी है वो हमें यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, और ये सारा का सारा कारण किस वजह से हमें नजर आता है, वेस्ट एशिया की क्राइसिस की वजह से। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने पहले से ही बहुत सारे मेजर ले रखे हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर का सप्लाई को मैनेज कर रही है वो, फॉरेक्स जो कंजर्वेशन है उसका वो कर रही है, रिजर्व का कंजर्वेशन कर रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज भी लाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी को घटाना। ठीक है, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और फोकस किया जा रहा है ताकि हम जो अदर फ्यूल मंगाते हैं मिडल ईस्ट कंट्री से वो कम कर सके। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर डोमेस्टिक रिसोर्स भी देखने को मिलता है और जियो पॉलिटिकल रिस्क, ये सारी चीज़ें कम होती हुई नजर आएगी अगर हम लॉन्ग टर्म बेस पर क्या करें, भारत के अंदर इस प्रकार की प्लानिंग करेंगे तो। हालांकि आप वे फॉरवर्ड को इस प्रकार से देख सकते हो कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन की ओर अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पेट्रोल के ऊपर और फ्यूल के ऊपर निर्भर रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे कंट्री के लिए खतरा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, नैनो फर्टिलाइजर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इस पॉइंट को आप ऐड कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारे को एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बाहर देशों के पास सामान बेचेंगे उतना ज़्यादा भारत के पास पैसा आएगा। ठीक है, और अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के पास ऐसी कंडीशन ना हो कि मान लीजिए 50 दिन का ही पैसा बचा हुआ है कि 50 दिन का जो सामान है वो खरीदी की जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। हमें क्या है, अपना जो पेट्रोलियम रिजर्व है या हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है और अदर रिजर्व है उनको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। साथियों, इसी के साथ साथ इसी आर्टिकल से संबंधित एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया इंपोर्ट्स नियरली 90% ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, इंडिया 90% क्या क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था। दूसरा क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ मेजर रूट फॉर इंडियाज ऑयल इंपोर्ट। जो इंडिया का ज़्यादातर ऑयल है वो क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। ये आपको यहाँ पर बताना है। इसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर मेंटेन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और ये पूरी जो वीडियो है उस वीडियो के लास्ट में इसका आंसर का जिक्र भी हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा आर्टिकल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के अंदर एक क्या है, टेम्पल है जिसका नाम है दुर्गादी फोर्ट। अब दुर्गादी फोर्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था टेम्पल एंट्री के ऊपर। ठीक है, बकरीद प्रेयर की वजह से। ठीक है, तो जो बकरीद की प्रेयर हो रही थी तो रोड को ब्लॉक किया गया और ब्लॉक करने के बाद फिर टेम्पल में एंट्री बंद की गई। और इसकी वजह से लोग फिर यहाँ पर सड़कों में आए कि एक फेस्टिवल की वजह से दूसरे इलाके का जो टेम्पल का वर्शिप और बाकी चीज़ें हैं उसको क्यों बंद किया गया। ये जो टेम्पल है इसके बारे में देख सकते हैं आप, 450 साल पुराना है। मराठा इन्फ्लुएंस के अंतर्गत इसको बनाया गया था, हिंदू टेम्पल है। और इसी के आसपास क्या है, हमें मॉस्क भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना के द्वारा मेजरली यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरी चीज मेनली आपको इतनी ही जाननी थी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि फास्टेस्ट बिलियनियर ग्रोथ बाय 2031। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2026 को प्रकाशित किया गया, जिसमें बोल रहा है कि ग्लोबल लेवल पे जो बिलियनियर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी संपत्ति बिलियंस में होती है, उनकी संख्या 2031 तक बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि एक लिस्ट निकाली गई और उस लिस्ट में जो सऊदी अरेबिया है वह टॉप पर था। और अगर इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया का स्थान 10वें नंबर पर आया है। और बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर लगभग 51% जो बिलियनियर है वो उनकी पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा 2031 तक। ठीक है, अगर इसी प्रकार से इंडिया की जो ग्रोथ है वो लगातार चलती रही तो। ठीक है, ये सारे आंकड़े दिए गए हैं, इतना आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। बस आप ये ध्यान रखिए, सऊदी अरेबिया टॉप पर है, पोलैंड दूसरे नंबर पे है और स्वीडन तीसरे नंबर पे है। और इंडिया का पोजीशन क्या है, ये 10वें नंबर पे है। ठीक है, और चाइना टॉप 10 में नहीं है, पाकिस्तान टॉप 10 में नहीं है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया आज टॉप पर है। तो पहला कारण हमें नजर आ रहा है कि सऊदी अरेबिया का लॉन्ग टर्म विजन और उसका 2030 का प्रोग्राम। बेसिकली सऊदी अरेबिया ने क्या किया कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन किया। ठीक है, उसने क्या किया, उसके पास मेजरली पहले क्या था, ऑयल के ही आधार पर इकोनॉमी थी। लेकिन उसने कहा कि भाई जो ऑयल है वो एक दिन तो खत्म हो जाएगा। अगर ऑयल नहीं भी खत्म हुआ तो आज पूरी की पूरी दुनिया क्या है, सोलर पैनल पे शिफ्ट हो रही है एनर्जी के लिए। और दूसरी ओर क्या है, गाड़ियों के रूप में वो ईवी व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। और अदर एरिया में अगर आप देखोगे तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो रही है। ऐसे में क्या है, एक टाइम ऐसा आएगा जब इस ऑयल की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसी वजह से क्या है, हमें अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो उसने ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट चलाया, जिसके अंतर्गत उसने क्या किया, अपने देश में टूरिज्म को और जो फाइनेंस के सेक्टर होता है उसको बूस्ट किया, वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को प्रमोट किया। और इस वजह से जो सऊदी अरेबिया है उसका ये हमें क्या बोलते हैं, अलग ही लेवल देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में हम देख रहे हैं कि आज के समय में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमें नज़र आ रही है। हमारे यहाँ पर जो मिडल इनकम वाली जो कैटेगरी होती है और अपर मिडल वाले जो क्लास होता है उनकी संख्या कह रहे हैं कि 2030 तक लगातार बढ़ रही है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की वजह से। इसी के साथ इंडिया में आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे स्टार्टअप चलने लग रहे हैं, टेक्नोलॉजी बूम हो रही है और जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है और डिजिटल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। इसी के साथ गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसका विकास किया जा रहा है। ठीक है, जैसे प्लग एंड प्ले मॉडल, फिर और भी अदर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, और भी अदर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बूस्ट देखने को मिल रहा है इकोनॉमी के अंदर। और यही नहीं, जो हमारा कैपिटल मार्केट एक्सपेंशन है वो भी बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। इसी के साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। यहाँ तक कि हमारे जो इसरो है उसने भी क्या किया है, प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे दी है अपना स्पेस सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे भी हमारा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे रीज़न हैं कि इंडिया इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं इस पोजीशन पर क्यों नज़र आ रहा है, जबकि चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को नहीं मिल रही हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे कि रीजनल ट्रेंड अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एशिया के साउथ पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है, साउथ पैसिफिक रीजन के अंदर हमें 36% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है बिलियनियर की पॉपुलेशन में 2026 तक।
और अगर यूरोप की बात करें 20% और अमेरिका के अंदर 34% ये ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमी बढ़ेगी तो जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन में यहाँ पर हेल्प होगी, जो ग्लोबल लेवल पे बिजनेस है उनका विकास होगा और यहाँ पर वेल्थ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ कंसर्न भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फायदे गिन लिए कि ये सारे फायदे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ कमियां भी नजर आ रही हैं। आप ये कह रहे हो कि बिलियनियर्स की संख्या बढ़ेगी, लेकिन ये बिलियनियर्स की संख्या बढ़ेगी कैसे? बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं। फैक्ट्री में ये क्या कर रहे हैं, मजदूरों को बहुत ही कम कम दरों पर क्या है ये काम करवा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, अमीर और अमीर होगा और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी की सैलरी है लगभग क्या बोलते हैं 15,000। ठीक है, मैं 15,000 अभी आपको बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आपको शायद ना लग रहा हो, लेकिन एक लेबर की सैलरी लगभग 15,000 ही होती है। वो उस 15,000 में वो पूरी फैमिली को क्या बोलते हैं चलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15,000 सैलरी है और महंगाई क्या है, लगभग हर साल क्या है 6% की दर से बढ़ रही है। अब नॉर्मल सी बात है, देखा जाए तो अब उसको क्या है 15,000 की जगह अब उसको लगभग 16,000 यहाँ पर क्या है 16-17,000 कमाना पड़ेगा, तब जाके उसका जो घर का वैसी स्थिति रह पाएगी जितना वो पहले था। अब ऐसे में क्या है, सैलरी तो उतनी ही है लेकिन जो चीज़ों की प्राइस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर देखोगे फैक्ट्री ओनर्स के प्रॉफिट बढ़ रहा है और जो लेबर्स हैं उनकी कंडीशन और ज़्यादा घट रही है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, यानी जो ज़्यादातर पैसा है वो कुछ सीमित हाथों में ही जा रहा है। आज आप देख रहे हो अडानी अंबानी को इनकी जो कंपनी के शेयर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बेसिकली प्रॉफिट बना रहे हैं और प्रॉफिट किस तरह से बना रहे हैं आप अगर और डिटेल में एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर चीज़ों को छोड़ दें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इसकी वजह से ये भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, कमियां बहुत हैं लेकिन ठीक है फिर भी हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है राइज कर रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, वेल्थ का क्रिएशन हो रहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है और सोसाइटी के अंदर क्या है इक्वालिटी और भी ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, वेल्थ चैलेंज है, वेल्थ इनइक्वालिटी, रीजनल इम्बैलेंस और एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी क्या है हमारे जरूरत है। इसी मुझे क्या है एक क्या बोलते हैं कोर्ट ध्यान आ रहा है, कोर्ट नहीं दिल्ली का जो क्या बोलते हैं विधानसभा होता है, उसके अंदर एक डिबेट चल रही थी और उस डिबेट के अंदर एक मेंबर क्या बोल रहा है कि हमने क्या किया है, प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनको क्या है एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर ला दिया है। लेवल प्लेइंग फील्ड पे कैसे ला दिया है, पहले क्या कर सकते थे, प्राइवेट स्कूल एक सीमित दायरे पे ही अपनी फीस बढ़ा सकते थे, वहीं पर हमने क्या किया है अब ये नियम बना दिया है कि कोई भी स्कूल कितना भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो क्या है इस लेवल से और ज़्यादा अपने स्कूल की फीस बढ़ा सकता है। यानी काफ़ी अच्छे एजुकेटेड मेंबर हैं वो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के क्या बोलते हैं नॉनसेंस प्रकार का क्या बोलते हैं स्टेटमेंट देते हुए भी हमें कई नेता देखने को मिल जाते हैं। अरे भाई अगर आपने मान लो 3 स्कूल थे यहाँ पर, ठीक है, तीनों कॉलेज स्कूलों को आपने मौका दे दिया कि वो अपनी फीस बढ़ा दें, तो आपने अमीरों के लिए फायदा किया है या गरीबों के लिए फायदा किया है? अब जो गरीब के बच्चे हैं वो क्या होंगे, वो तो पढ़ाई छोड़ ही देंगे ना। तो यहाँ पर आप इनकी हिपोक्रेसी समझिए।
कह रहे हैं कि हमने सभी स्कूलों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार कर दिया है, सभी अपनी फीस बढ़ा लें। अरे ऊपर फीस बढ़ जाएगी लेकिन पढ़ेगा कौन फिर? जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो क्या है, स्कूल से अपना नाम कटाते हुए नजर आएंगे। खैर ये इंसिडेंट छोड़ते हैं, वापस लौटते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन है, एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी जो पीडीएफ है एग्जाम से रिलेटेड हुआ मिल जाएगी। इसी के साथ साथ करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहाँ पर आपको डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ फिल्म में आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 499 में। एक बार आपने ग्रुप ज्वाइन किया उसके बाद से आपको सारा का सारा जो कंटेंट है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए फ्री मिलेगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पेमेंट करनी है और आप कितने भी साल तक इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए आप ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको स्कैन करके आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये हमारा मंथली मैगजीन है। इस प्रकार से हम पूरे साल भर का मैगजीन भी तैयार करते हैं। जैसे ये पिछले साल की मैगजीन है जिसमें हमने मार्च 2025 से लेकर मार्च 2026 का पूरे साल भर का करंट अफेयर एक ही साथ तैयार किया था। किसके तहत? M2M प्रोग्राम के तहत, जिसका मतलब है मार्च टू मार्च। इसके अंतर्गत हमने पूरा जो प्रीलिम्स है उसको टारगेट करके ये पूरा सीरीज बनाया था। ठीक है, यानी पूरी मैगजीन बनाई थी। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट की है। ऊपर पॉलिटी देखा, ये इंटरनेशनल रिलेशन की है। इसी के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सभी के आपको यहाँ पर मैगजीन मिलेगा। साल के एंड में आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। ठीक है, जो डेली बेस पर क्या बोलते हैं करंट अफेयर है वो आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ मंथली, वीकली और मंथली बेस पे भी जो मैगजीन है वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चार्ज पर मिलता रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ पूरे साल भर का करंट अफेयर भी इसी चार्ज में आपको मिलेगा। वापस लौटते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है बिहार का जो SIR है, यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एक्सरसाइज है, वो क्या है, इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर। अब यहाँ पर हुआ क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, कहा कि जो SIR कराया जा रहा है जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, वो क्या है, वैलिडेट है। ठीक है, वैलिडेट है यानी इलीगल नहीं है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने जो भी काम किया वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम किया। दूसरी बात, आर्टिकल 324 के अंतर्गत यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए और जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोगों को प्रोवाइड कराए। यहाँ पर एक्ट देख सकते हो आप, क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग ये सारी बात यहाँ पर की जा रही है। अब यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कि ये स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन आखिरकार है क्या। तो ये एक प्रकार का रिवीजन ये एक प्रकार का क्या है, एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसके अंदर जितने भी इलेक्टोरल रोल है यानी जितने भी वोटर ID कार्ड हैं उनको क्या किया जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है। अब देखो कई बार क्या होता है कि एक आदमी दो वोटर ID कार्ड बना लेता है, तो ऐसी डुप्लीकेसी को खत्म करना। इसी के साथ साथ जिस स्थान से शिफ्ट हो गया है उस स्थान से उस का वोटर ID काटना, और इसी के साथ साथ एक्यूरेट लिस्ट तैयार करना, और इसी के साथ साथ जो इंटीग्रिटी है इलेक्शन के अंदर उसको इंश्योर करने के लिए ये पूरा का पूरा SIR एक्सरसाइज किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत डोर टू डोर वेरिफिकेशन करने के लिए एक अधिकारी जाता है, और फिर उसके बाद क्या है, उसका जो बेसिकली वोटर ID कार्ड है उसकी वैलिडिटी को इंश्योर करता है। इसी के साथ अगर मान लीजिए किसी ने गलत तरीके से अपना वोटर ID कार्ड बना रखा है या किसी ने दो वोटर ID कार्ड बना रखा है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि वह उस डबल वोटर का एक जगह नाम काट दे। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर बात क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने यही हवाला दिया है जो अभी मैंने बताया, आर्टिकल 324 के अंतर्गत ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, यहाँ पर कुछ भी इलीगल कार्य नहीं हुआ है।
ठीक है। वहीं पर हम यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिकल 326 ये बात करता है कि इलेक्शन होना चाहिए एडल्ट सफरेज के आधार पर, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी जिसकी उम्र 18 साल है, किसी भी व्यक्ति की उम्र, तो उसको क्या है, वोट डालने का अधिकार होगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, रिलीजन से हो, रेस से हो, कास्ट से हो। ठीक है। इसी के साथ साथ ये जो मेंशन है वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंतर्गत ये प्रोविजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और ये सारी की सारी बातें पता चल रही है कि अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन और डेमोग्राफिक चेंज की वजह से ये स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन कराना इंडिया में अब जरूरी है, क्योंकि लोग पता नहीं इतने सालों से एसआईआर हुआ नहीं है। अब लोग क्या है, कोई यूपी बिहार छोड़ छोड़ के कोई गुजरात चले गया है, कोई महाराष्ट्र चले गया है, कोई दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है। ठीक है। अदर स्टेट के लोग अदर स्टेट में भी हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर पारदर्शिता रखने के लिए आपको एक नोटिस पहले दिया जाएगा अगर आप तय स्थान पर नहीं मिले। फिर अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी हेयरिंग की। अगर आप हेयरिंग के समय उपस्थित नहीं हुए तो आपका वोटर लिस्ट से आपका नाम काट दिया जाएगा। इसी के साथ साथ एसआईआर रिजेंबल एंड, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ कंसर्न भी दिखाए जा रहे हैं विद्वानों के माध्यम से, क्योंकि एसआईआर ऐसे किया जा रहा है जैसे कि एनआरसी चल रही हो। ठीक है। जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, इस प्रकार का स्पेशल इंसेंटिव किया जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि हम क्या करें, एक प्रकार से संयम बरतें ये एसआईआर करते समय। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन वोटर, और कई केसेस में हमें देखने को मिल रहा है कि जो जेन्युइन वोटर है वो अभी क्या है, एक्सक्लूड हो जा रहे हैं। और शॉर्ट टाइमलाइन है भाई, कम समय आप दे रहे हो किसी को अपील करने के लिए, ये भी बोला जा रहा है। इसी के साथ साथ एडेड बेसिकली यहाँ पर बाकी चीज़ों को आप देख सकते हो, सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर रिपीटेशन में ही चल रही है। ठीक है। चैलेंज आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन इशू, जो पुअर और वल्नरेबल ग्रुप के सिटीजन होते हैं कई बार तो उनका आधार कार्ड ही नहीं होता। अब जब आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो वो अपनी सिटीजनशिप ही नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या है, कुछ कुछ लोगों को क्या है प्रॉब्लम्स हो सकती है। और दूसरा पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है, ये भी क्या है एक प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है इस चीज को। हालांकि क्या है, हमें जरूरत है कि इलेक्टोरल की जो प्योरिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए और जो सभी का वोटिंग राइट है उसको भी इंश्योर करके रखा जाए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर हमने जो कुछ आर्टिकल है डिटेल में देख लिया। अब यहाँ पर बात की जा रही है, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था जिसमें ये बात कर रहा था कि 8 कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर हमें पिंक लेक देखने को मिलते हैं। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। अब ये पिंक लेक की आप जो इमेज है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ये पिंक लेक है, बेसिकली क्या है, इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली बात करें तो सांभर लेक हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इसका पिंक कलर बेसिकली इसके अट्रैक्शन का मेन पॉइंट होता है। और अट्रैक्शन का मेन पॉइंट इस वजह से भी होता है क्योंकि इन्हीं पिंक लेक के पास बहुत सारी जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं वो भी आकर ठहरती हैं। जैसे कि एक प्रकार से फ्लेमिंगो का नाम सुना होगा आपने, एक प्रकार का बर्ड है। तो फ्लेमिंगो भी क्या है, इन्हीं एरियाज के आसपास आके क्या है बहुत लंबे समय तक क्या है रहता है। और लोग फिर इन फ्लेमिंगो को और ये पिंक जो पूरा का पूरा लेक है उसको देखने के लिए आते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट की कि ये 8 स्थान कौन कौन से हैं और ये पिंक कलर के क्यों होते हैं और इनके स्पेसिफिक फीचर क्या है। सबसे पहले बात आती है, वाई डू लेक्स टर्न इनटू पिंक। ये जो लेक हैं वो पिंक कलर में क्यों तब्दील हो जाते हैं। पहला है कारण हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या है, सोल्ट लविंग एल्गी होती हैं। ठीक है। कुछ ऐसे एल्गी फंगी होते हैं जो कि क्या है
खारे पानी में रहना पसंद करते हैं और खारे पानी की वजह से ही जब वो कंज्यूम करते हैं तो उनका जो पूरा बॉडी का कलर है वो भी क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। अब चूंकि एल्गी और जो वहां पर फंगी है उनका कलर पिंक है, तो इसी वजह से जो पानी है उसका कलर हमें पिंक नजर आता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, हेलो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनका कलर भी पिंक है। इस वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पिंक कलर पूरे लेक का। और हाई सॉलिनिटी लेवल हमें देखने को मिलता है, सनलाइट और जो टेम्परेचर है वो उसके साथ इंटरेक्शन, ये पूरा का पूरा कंबाइंड सिस्टम बन जाता है जिसकी वजह से लेक पिंक हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं जैसे कि दुनाली एला सोलिन एल्गी। ठीक है, दुनालिएला सोलिन एल्गी, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई क्या बोलते हैं गलती हो तो, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि हेलोफिलिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इस प्रकार के एल्गी पाए जाते हैं। इन सभी की वजह से यहाँ पर क्या है, ये इसकी एक सिग्निफिकेंस बन जाती है, इम्पोर्टेंस बन जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं ये बेसिकली क्या है, रेडिश या फिर पिंक कलर का क्या है, कुछ एक प्रकार का पिगमेंट रिलीज करते हैं। ठीक है, या पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसी पिगमेंट की वजह से बेसिकली क्या है, हाईली सॉलिन जो कंडीशन है उसकी वजह से ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। अब नॉर्मल सी बात है, सॉलिन वाटर है, ये सभी बैक्टीरिया और एल्गी है वो पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं और पूरे के पूरे लेक में वो फैल जा रहा है, इस वजह से पिंक कलर है। अगर हम यहाँ पर बात करें, और यहाँ पर कुछ पॉइंट था कि ये इकोलॉजिकली अभी हम देखेंगे कि ऊपर कौन कौन से स्थान है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो सॉल्ट लेक होते हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती है यहाँ पर आती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसा कि अभी 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फंगी वगैरह का नाम अभी हमने पढ़ा। इसी के साथ साथ यहाँ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर सोल्ट का एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है, यानी आप जो नमक खाते हो उन नमक को इन्हीं लेक के आसपास से निकाला जाता है। इसी के साथ साथ ये ऐसे इलाके होते हैं जहां पर टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, इको टूरिज्म का एक स्पेसिफिक हब देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये लोकल लेवल पर जो इकोलॉजी है उसको बैलेंस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर हम और ध्यान से देखें तो जो फ्लेमिंगो है वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर आती हैं। ठीक है, इन पिंक लेक के पास में। अब फ्लेमिंगो इस सॉलिन जो लेक है, खारा पानी वाली जो लेक है, यहाँ पर इस वजह से आती हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारी एल्गी होती हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इन्हीं एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं या फिर क्या बोलते हैं, चीजें होती हैं, उसको ये फ्लेमिंगो खाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर हमें बड़े पैमाने पर फ्लेमिंगोज देखने को मिलते हैं सॉलिन वाटर एरिया के अंदर, यानी सॉलिन वेटलैंड्स के अंदर। ठीक है, हालांकि कुछ कंसर्न भी नजर आते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये सॉलिनिटी है, वाटर का लेवल है, वो क्या है, अल्टर होता जा रहा है, यानी उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है और एक्सेसिव टूरिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अनसस्टेनेबल सॉल्ट माइनिंग हो रही है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा सॉल्ट की माइनिंग कर दी जा रही है कि पूरा का पूरा लेक ही तबाह हो जा रहा है। इस प्रकार की कंडीशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से लेक हैं। तो इंडिया में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सांबर लेक। इसी के साथ साथ ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। ठीक है, नमक वाली झील के रूप में भारत के अंदर सबसे बड़ा झील है। इसी के साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो फ्लेमिंगो है और अदर माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो आती हैं। इसका कलर क्या है, पिंक कलर का है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक स्पेसिफिक रामसर साइट के रूप में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेक हिलीर और लॉस कोलोराड्स मेक्सिको के अंदर। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें
सेनेगल के अंदर लेक रेप्ता, इसी के साथ साथ यहाँ पर स्पेन के अंदर टोरे वीजा पिंक लेक, इसी के साथ साथ अजरबैजान के अंदर मसा जिरगोल लेक, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है लेक नेट्रोन तांजानिया के अंदर, और यहाँ पर डस्टी रोज लेक जे लेक कनाडा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपने देख लिया ये सारा सिस्टम है। कई स्थानों पर क्या है कि जो मिनरल कंपोजिशन है उसकी वजह से भी यहाँ पर हमें जो लेक है उसका कलर पिंक होता हुआ यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ये एक लास्ट आर्टिकल है, ऊपर वाला जो आर्टिकल है वो यहाँ पर छोड़ देते हैं। बेसिकली इसमें सिर्फ यही बात चली कर ही लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया और इथोपिया में बायलेटरल एक्सेशन प्रोटोकॉल हो रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि इथोपिया को भी क्या है WTO के अंदर शामिल किया जाए। अब यहाँ पर बात आ रही है ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ये इंटरनेशनल लेवल पर क्या करता है कि जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। इसी के साथ साथ इसकी जो स्थापना है 1995 में हुई थी, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कुछ की प्रिंसिपल है यानी कुछ काम है, जैसे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो दर्जा दिया जाता था, दर्जा दिया जाता है देशों के द्वारा, उसको एक प्रकार से नेग्लेक्ट करता है। वो कहता है कि भाई सभी देश के साथ समान ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए व्यापार के संदर्भ में। इसी के साथ साथ नेशनल ट्रीटमेंट, ये क्या है वही बात यहाँ पर की गई है। इसी के साथ ये फ्री ट्रेड का पक्षधर है, और इसी के साथ साथ प्रेडिक्टेबिलिटी और बाकी कार्य यहाँ पर ये इस ऑर्गेनाइजेशन का हमें देखने को मिलता है। अगर इसके अंदर शामिल होना है तो नॉर्मल सी बात है, पहला स्टेप है एप्लीकेशन लिखो जिस देश को शामिल होना है। फिर उसके ऊपर क्या किया जाएगा, एक वर्किंग कमेटी बैठाई जाएगी। इस वर्किंग कमेटी के अंदर वो देश भी शामिल होगा जिसने शामिल होने के लिए अपील की है। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो देश को बोला जाएगा कि भाई अपने देश के अंदर जो ट्रेड की पॉलिसी है उसको आप रिव्यू करवाइए पहले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक चीज इन्होंने मैंडेटरी कर रखा है कि इनके देश के अंदर जो ट्रेड की प्रैक्टिसेस हैं और वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेड की प्रैक्टिसेस हैं वो आपस में मेल खानी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने अपने देश में एक कानून बना रखा है कि हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल से जितने भी प्रोडक्ट हैं अपने देश में आने नहीं देंगे। अब ऐसा कानून अगर किसी देश में बना हुआ है तो WTO वहां पर काम करेगा कैसे। तो इस आधार पर क्या है, जो भी आता है उसको पहले बोला जाता है कि अपनी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उसको वेरीफाई करवाओ। क्यों वेरीफाई करवाओ, वो हमारे WTO के जो रेगुलेशंस है उसके आधार पर फिक्स होना चाहिए। और इसी के साथ साथ बायलैटरल नेगोशिएशन किया जाता है, बोला जाता है कि भाई आपके ट्रेड रूल में ये प्रॉब्लम है, आप इसको फिक्स कर लो और फिर यहाँ पे आप मेंबर बन जाओ। जब लास्ट में सारी ही चीज़ों पर क्या होता है, सहमति बन जाती है, तो फाइनल में क्या होता है, मेंबरशिप की उसको अप्रूवल दे दिया जाता है। ठीक है, अब मेंबरशिप की जब अप्रूवल दे दिया जाता है तो 30 दिन का उसको समय दिया जाता है, मेंबर उसको बना लिया जाता है। लेकिन 30 दिन बाद जो WTO की वेबसाइट है या फिर WTO का जो सेंटर है उस पर फिर क्या किया जाता है, नोटिफाई कर दिया जाता है। ये पूरा सिस्टम था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी हमने जो ये बोला है ना, किसको, यहाँ पे हमने बोला है कि इथोपिया को इसके अंदर शामिल किया जाए। तो इथोपिया का ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ये क्या है, अंडर प्रोसेस है, अभी कुछ समय बाद वो शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है हर 2 साल में। ठीक है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस पूरे संगठन के अंदर। इसी के साथ साथ WTO का हर साल क्या बेसिकली क्या होता है, समय दर समय क्या होता है, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होता रहता है, जिसको बोला जाता है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। और 14वें नंबर का कॉन्फ्रेंस अभी हाल में ही हुआ था, जिसकी स्थान आप यहाँ पर देख सकते हो, योंडा नाम की जगह है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अभी 14वें नंबर का MC यानी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें बोला गया
कि WTO क्या करेगा, अपने सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करेगा, जो फिशरीज सेक्टर है उसके ऊपर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ स्मॉल इकोनॉमी होती है उसको भी क्या ये प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि कुछ कंसर्न भी हैं, जैसे कि इस पूरा जो मीटिंग हुआ इसमें कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी। किस बात पे सहमति नहीं बनी? कि ई कॉमर्स जो मैरिटोरियम है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, तो ई कॉमर्स के ऊपर यहाँ पर किसी भी प्रकार की बात नहीं हुई। दूसरा क्या है, WTO रिफॉर्म पैकेज लाया जाना था, वो भी क्या है नहीं लाया गया, यानी WTO के अंदर रिफॉर्म अब हमें देखने को कम मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक एफिलिएट है। ठीक है, उस बॉडी के, ये अब ऊपर का पॉइंट खत्म हो गया। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि WTO के अंदर क्या है, एक डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो ट्रेड से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट होते हैं यहाँ पर ही हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इसकी खास बात है कि ये पूरी तरह से डिसफंक्शनल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब यही रीजन है कि जो WTO है वो किसी भी डिस्प्यूट को रोक पाने में, व्यापार के संदर्भ में रोक पाने में क्या है, असमर्थ होता हुआ नजर आ रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। इंडिया की अगर बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द WTO। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि इंडिया क्या है, हमेशा से पक्षधर रहा है कि मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए और स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किया जाए फॉर डेवलपिंग नेशन। यानी जो डेवलप्ड नेशन है वो भाई अपने देश में कैसा भी कानून बनाए वो तो अपने आप को संभाल लेंगे क्योंकि उनके पास मशीनें हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास इतनी अच्छी मशीनें नहीं हैं। इस वजह से हमें क्या है, उनके आधार पर जो नीतियां हैं उसको बनाना चाहिए। हालांकि इसके सामने बहुत सारे चैलेंज है, जैसे कि ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। आज हम देख रहे हैं कि हर देश चाहता है कि दूसरे देश का सामान उसके देश में ना आए। दूसरी इसकी प्रॉब्लम है डिस्प्यूट सेटलमेंट। हमने देखा इसके अंदर कोई बेसिकली अधिकारी ही नहीं है, तो समस्या का समाधान कैसे होगा। इसी के साथ साथ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के अंदर डिवाइड है। अब डिवाइड है और दोनों के आधार पर पॉलिसी कैसे बना लोगे। इसी के साथ डिजिटल ट्रेड इशू भी हमें यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। हालांकि इससे क्या है, जो WTO है उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती। क्यों नहीं कम हो जाती? क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ट्रेड का गवर्नेंस के लिए इसकी जो एक प्रकार से आज भी क्या है, अच्छी स्थिति है। इसी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए और डेवलपमेंट कंट्री के सपोर्ट के लिए ये आज भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ पर आर्टिकल पढ़ा उससे संबंधित, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द WTO एक्सेशन। अब यहाँ पर WTO एक्सेशन बिगेन विद द फॉर्मल एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट। नॉर्मल सी बात है, चलिए आप इसका वैसे उत्तर बताएंगे कि ये पॉइंट सही है या नहीं है। दूसरा है, एनी WTO मेंबर कैन ज्वाइन द वर्किंग पार्टी ड्यूरिंग द एक्सेशन नेगोशिएशन। जब नेगोशिएशन हो रहा है, मैंने आपको फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट बताया था कि क्या है, नेगोशिएशन होगा कि आप अपने ट्रेड के उसमें ये चीज़ कम कर लीजिए या ये रूल को इस प्रकार से चेंज कर लीजिए क्योंकि आपका जो ये नियम है WTO के रूल के अकॉर्डिंग नहीं मैच खा रहा है। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर देख रहे हो, क्या ऐसा होता है? आपको बताना है। एप्लीकेंट कंट्रीज मस्ट अलाइन डेमोक्रेटिक ट्रेड विद WTO रूल। यानी जो ट्रेड है वो क्या है, न्यूट्रल होना चाहिए, सभी देशों के साथ समान रूप से होना चाहिए। ये आपको बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन ठीक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी आर्टिकल की। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अभी जो गेमिंग सेक्टर होता है उसके ऊपर 28% की GST लगा दी है। अब इसकी वजह से क्या है, जो कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल Dream11 और गेम्स कार्ट, इन सभी ने कोर्ट केस कर दिया और कोर्ट केस इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट में वो गए। उनका कहना है कि 28% GST लेना ऑनलाइन गेमिंग से वो क्या है,
सही नहीं है। और ऊपर से आप यहाँ पर ये जो जीएसटी ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, रेट्रोस्पेक्टिव बिहाफ पर ले रहे हो। अब रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, 28% जीएसटी ही क्यों है, आइए डिटेल में इन चीज को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहले आज समझ लो कि ऑनलाइन गेमिंग होती क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, गेमिंग बहुत तरह की होती है। पहली टाइप की गेमिंग होती है कैजुअल गेमिंग। ठीक है, ऑनलाइन जो कैजुअल गेमिंग होती है, जैसे आप चेस खेलते हो, लूडो खेलते हो, ऑनलाइन जो मोबाइल जो ऐप होती है, या सांप वाला गेम खेलते हो, वो सारा का सारा क्या है, नॉर्मल गेम है। ठीक है, या फिर सबवे सर्फ, या फिर जो टेम्पल रन खेलते हो, ये नॉर्मल गेम है। अब दूसरी गेम होती है फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, और तीसरी होती है रियल मनी गेमिंग, और चौथी होती है ऑनलाइन कसिनो बैटिंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, चार तरह के गेम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ये कैजुअल गेमिंग है, यहाँ पे इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैजुअल गेमिंग है, उस पे कौन सा क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लेगी। अब यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, देखो जब भी कोई ऐप बनाता है, ऐप में ही आप गेम खेलते हो, तो ऐप को क्या है, प्ले स्टोर पर रजिस्टर कराना पड़ता है। रजिस्टर का जो प्ले स्टोर है वो पैसा लेता है, एक ये पैसा दे दिया। और दूसरी बात क्या है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या फिर दूसरे कोई चीज है, वो क्या है, एक प्रकार से अपना ऐप बनाती है, वहां पे पढ़ाती है या जो भी करती है, वो फिर क्या है, सर्विस प्रोवाइड करा रही होती है। और उसका जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कराने की वजह से हम क्या देखते हैं कि उसके ऊपर गवर्नमेंट अलग से टैक्स लेती है। ठीक है, यहाँ पे क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, और ये टैक्स 28 हो सकता है, 18 हो सकता है। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में 18% टैक्स लिया जाता है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ऑनलाइन जो गेमिंग है, वो रियल टाइम जो गेमिंग हो रही है उसमें क्या है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, और जो नॉर्मल गेम है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। क्योंकि ऑनलाइन कसिनो टाइप में क्या होता है, आप वहां पर बैटिंग कर रहे होते हो, आप वहां पर पैसा लगा रहे होते हो। ठीक है, और पैसा चूंकि यहाँ पर सीधे सीधे जो कंज्यूमर है उससे जुड़ गया, इस वजह से क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि हम तुमसे क्या लेंगे, ये जो कंज्यूमर पैसा लगा रहा है यहाँ पर इस बैटिंग के ऊपर टैक्स लेंगे। अब जैसे ड्रीम 11 क्या है, आप उसमें बैटिंग ही तो करते हो, बैटिंग इन द सेंस आप उसमें जुआ ही तो खेलते हो कि ये वाला जीत गया तो इतना पैसा होगा, ये होगा। तो इस प्रकार से क्या है, गवर्नमेंट कह रही है कि तुम क्या कर रहे हो, फ्री में गेम नहीं खिला रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, जो गेमर है उससे आप पैसे ले रहे हो। इस वजह से हम साइट के ऊपर कोई क्या बोलते हैं, टैक्स नहीं लगा रहे। यानी आपका जो ऐप है उस ऐप के ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं लगा है। लेकिन जो सामने वाला यूजर है, गेमर है, उसने जो आपको पैसा दिया, हम तो सिर्फ उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल वे में, सिंपल वे में समझा दिया, अदरवाइज पूरा आर्टिकल इसी के ऊपर बेस्ड है। सारी चीजें यहाँ पर क्या है, रिपीट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई हम तेरे साइट के ऊपर पैसे नहीं लगा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अपना इंस्टीट्यूट है एनके ग्लोबल एजुकेशन, एनके ग्लोबल एजुकेशन का अगर कोई ऐप है तो ऐप के ऊपर पैसा नहीं लगाया। अगर कोई स्टूडेंट आके आपको उस ऐप में पैसा दे रहा है, ठीक है, तो उस पैसे पर हम जीएसटी लगा रहे हैं। और जीएसटी हमने 28% इस वजह से रखा है कि भाई ये एंटरटेनमेंट है। ठीक है, कोई कंपलसरी कोई चीज नहीं है। ठीक है, इस वजह से एंटरटेनमेंट की फील्ड में 28% जीएसटी लगती है, और इसी वजह से ये जीएसटी 18 ना होकर 28% है। और मैंने अभी आपको बताया कि एजुकेशन में कितनी परसेंट जीएसटी लगती है, 18%। तो ये पूरा मामला आपको समझ में आ गया। अब गवर्नमेंट यही नहीं रुकी, गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखो भाई, अभी अभी हमने कानून बनाया है, पहले हमें इस गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था, तो हम आप पे अब क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाएंगे। अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर अभी जी रहे हो, आज कितनी तारीख है, 29 तारीख है। 29 तारीख को गवर्नमेंट ने कानून बनाया। अब नॉर्मल सी बात तो ये है कि
29 के बाद जितना भी सिस्टम होगा उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव में ऐसा नहीं होता। रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर क्या होता है, 29 तारीख से पहले जितना भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, जितना भी आपने गेमिंग किया है, जितना भी आपने रिवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, अब शुरुआत से लेकर अंत तक, अभी तक और इन फ्यूचर सारा टैक्स आपसे वसूलेंगे अब। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आज कानून बना तो ये जो कंपनियां हैं पहले इन्होंने कमाया ही नहीं होगा। गवर्नमेंट कह रही है पहले भी तुमने जितना कमाया ना, उस पहले की कमाई पे भी अब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है रेट्रो स्पेक्टिव टैक्स। तो ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। मुद्दा मेन आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट ये आधार बना के टैक्स लगा रही है और गेमिंग इंडस्ट्री कह रही है। अब देखो, हाँ एक और चीज है, गेमिंग इंडस्ट्री क्या कह रही है। देखो, गेमिंग इंडस्ट्री ये कह रही है कि चलो मान लिया कि आपने टैक्स लगा दिया, यूजर से पैसा आ रहा है इस वजह से लगा दिया, पहली बात। आपने रेट्रोस्पेक्टिव लगा दिया, चलो वो भी दे देंगे। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर टैक्स लगाना ही ठीक नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि हमारी जो गेमिंग है वह स्किल बेस्ड है। ठीक है, अब गेमिंग भी बहुत तरह की होती है। ठीक है, एक होता है फैंटेसी स्पोर्ट्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चेस हो गया और इस प्रकार के गेम हो गया। इसमें आप सिर्फ मजे मजे के लिए खेलते हो, आपको क्या है कोई गेमिंग और बैटिंग वगैरह नहीं करते हो, तो इसके ऊपर चलो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। बेसिकली क्या है, जो गैम्बलिंग है उसमें भी यहाँ पर ये बेसिकली जो साइट है वो कह रही है कि ये हाँ सुनिए, यहाँ पर बेसिकली क्या है, जीएसटी हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये बेसिकली क्या है, कंपनियों का कहना है कि आप किसी खेल को गैम्बलिंग के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, बस कंपनियां ये कह रही हैं कि आप किसी भी खेल को गैम्बलिंग के अंदर शामिल नहीं कर सकते हो, ये तो सिर्फ एक खेल है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा देख भाई ज्यादा समझदार मत बन, गेमिंग भी बहुत तरह की होती है। एक होती है स्किल बेस्ड गेमिंग और दूसरी होती है चांस के बिहाफ पर गेमिंग। स्किल बेस्ड गेमिंग के अंदर क्या होता है कि आप स्किल से, जैसे टेम्पल रन वगैरह खेलते हो, और टेम्पल रन में भी आप देखते हो ये सारी की सारी गेम फैंटेसी के ऊपर आधारित होती है, मजे के लिए खेलते हो आप, पैसा नहीं लगाते हो। गवर्नमेंट कह रही है भाई यहाँ पर पैसे लग रहे हैं, गैम्बलिंग हो रही है, टैक्स लगेगा, वो भी 28% जीएसटी, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के साथ। अब अगर दुनिया के बाकी हिस्सों में देखें तो यूके, माल्टा, सिंगापुर, इन सभी देशों ने इसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया है गेमिंग इंडस्ट्री को। और चाइना और मिडल ईस्ट कंट्री तो ऐसी हैं जिन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री को अपने देश में पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एथिकल और सोशल कंसर्न भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि भाई अगर ये चीज चलती रही तो जो हमारा यूथ है उसके अंदर एडिक्शन बढ़ जाएगा गेमिंग का। इसी के साथ साथ जो हमारा यूथ है वो अपने मेन काम के, पढ़ाई लिखाई के ऊपर फोकस करने की बजाय गेमिंग में पूरी तरह से व्यस्त रहेगा। इसी के साथ साथ डाटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे फ्रॉड और प्राइवेसी जैसे इश्यूज हैं जिनको हमें रिड्रेसल करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रॉडर गवर्नेंस इशू के संदर्भ में देखें तो इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है बढ़ रही है, इस वजह से उसको रेगुलेट करना चाहिए। टैक्स की अनसर्टेनिटी है उसको सर्टेन करना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए और बैलेंस करना चाहिए इनोवेशन के अंदर और रेगुलेशन के अंदर। अब जितनी भी कंट्रीज ने पहले बैन कर रखी है ना, मुझे उम्मीद है या फिर नॉर्मल सी बात है, इन फ्यूचर कभी ना कभी वो भी इन चीजों के ऊपर टैक्स इम्पोज करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड जीएसटी रेट इन द इंडिया। क्या जीएसटी काउंसिल जीएसटी का रेट इंडिया में डिसाइड करती है? रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैव बीन टैक्स अंडर द हाईएस्ट जीएसटी स्लैब। क्या जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर सबसे ज्यादा परसेंट टैक्स लगाया जाता है एंटरटेनमेंट की वजह से? जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू 101 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये मैंने आपको बताया नहीं है, हालांकि ये वाला क्वेश्चन
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक प्रोविजन है आर्टिकल 101। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जीएसटी फ्रेमवर्क है वो बेसिकली क्या है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंतर्गत लाया गया, जिसके अंदर हमने क्या किया कि जो नेशन वाइड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हमने इंपोर्ट किया, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत फिर गेमिंग को भी हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाकी चीजें तो लगभग सेम ही है। यहाँ पर आपको इसका सही उत्तर देना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। ठीक है, इस पूरे स्टेटमेंट के बिहाफ पर कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है। अब हम यहाँ पर ये लास्ट ये आर्टिकल था अपना। ठीक है, तो सारे आर्टिकल हमने देख लिए। अब आंसर एक बार देख लेते हैं। देखो इसका आंसर है 3 डी। डी किस लिए है, क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ठीक है, क्योंकि जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंतर्गत, और रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या है, जीएसटी का हाईएस्ट टैक्स लगता है 28%। फिर इसी का जीएसटी काउंसिल है, वो रिकमेंड करती है कि कौन से सेक्टर पे कितना जीएसटी लगना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने कुछ और भी क्वेश्चन देखे थे, उसका आंसर आपको एक बार बता देते हैं। यहाँ पर WTO का एक क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप भी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सी देखने को मिलेगा। सारे ऑप्शन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर WTO क्या करता है, फॉर्मल एप्लीकेशन डालता है, वह कैंडिडेट भी उसमें शामिल होता है जिसने एप्लीकेशन डाला है। इसी के साथ साथ पहले पार्टी मीटिंग होती है, डिसीजन लिया जाता है, नेगोशिएशन किया जाता है, रूल्स के अंदर चेंज किए जाते हैं उस देश के, फिर उसको क्या है, मेंबरशिप दी जाती है। डोमेस्टिक ट्रेड को फ्री किया जाता है, ये इसका उत्तर भी ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। ठीक है, ये क्या है, फ्लेमिंगो से संबंधित है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन ये था, इंडिया इंपोर्ट नियरली 90%, तो हाँ 90% क्रूड ऑयल मैंने बताया था आपको यहीं से खरीदता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा बहुत सारा तेल आता है, तो मैंने हाँ आपको बताया था कि 40% जो इंडिया का ऑयल है वो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। इसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर मेंटेन्ड बाय बोथ बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हाँ इसी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा जो आर्टिकल था वो डिटेल में इन डेप्थ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरी वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। और ये जो पूरा PDF है जो अभी आपने देखा है, इसको प्राप्त करने के लिए 499 का जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, जहां पर डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर एक बुकलेट PDF के फॉर्म में आपको दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। इसी के साथ कुछ अदर फ्री मटेरियल्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर NK ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।